Today we are going to discuss the features of the Romanticism. Student Romanticism or the Romantic Age start from 1798 and ends at 1837. Student literary critics consider 1798 the year when Wordsworth and Coleridge published their lyrical ballad to mark the beginning of the English Romantic movement. तो जो लिटरेरी क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि जब वर्ड्सवर्थ और क्लोरिज अपना कोलैबोरेटेड वर्क लिरिकल बैलेड्स पब्लिश करते हैं जो कि 1798 के अंदर पब्लिश होता है, तो जो रोमांटिसिज्म है या रोमांटिक एज है उसका स्टार्ट 1798 से होता है। स्टूडेंट यहाँ पे जो वर्ड रोमांटिक है, रोमांटिसिज्म है, इसका कॉन्सेप्ट पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये रोमांसिस कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पहले ओल्ड एजेस के अंदर चले जाएं तो स्टूडेंट वहाँ पे जो हमें रोमांसिस मिलता है वो एक सोल्जर का अपनी कंट्री के साथ है। द लव और द इमोशंस और द डिवोशन ऑफ अ सोल्जर विद हिज ओन कंट्री, तो वो एक सिपाही और अपनी कंट्री का उसके दरमियान का रोमांसिस है। उसके बाद अगर मिडिल एजेस के अंदर आ जाएं तो स्टूडेंट मिडिल एजेस के अंदर हम मार्लो पे जो मार्लो हैं उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिया रोमांसिस का हमें, जिसमें मेल या फीमेल के जो लव के बारे में कुछ है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे जो रोमांटिक एज है विच इज स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जो कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी के बाद स्टार्ट होती है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम रोमांटिसिज्म को पहले डिस्कस करेंगे, बाद में इस एज की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। रोमांटिसिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय द 5 आईज। स्टूडेंट नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द वर्ड आई। यहाँ पे मैं 5 टर्म्स आपको बताऊंगा कि वो कौन सी 5 टर्म्स हैं जिनमें रोमांटिसिज्म को एक्सप्लेन किया जा सकता है, बताया जा सकता है, और जो इसकी कोर डेप्थ है इस एज की वो इन 5 जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस करती है। इमेजिनेशन है। What is the imagination? Student, imagination is the ability of mind to create or creative or the resourceful action of the forming new ideas, images or the concept। तो रोमांटिसिज्म को अगर हम डिस्क्राइब करें तो फर्स्टली हम इमेजिनेशन की टर्म में करेंगे, ये कोई दूसरा लोकल जो रोमांस है उसमें नहीं आता। सेकंड स्टूडेंट इंट्यूशन। स्टूडेंट अगर इसका उर्दू मीडियम देखा जाए, मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है इल्हाम। और इंट्यूशन बेसिकली क्या है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इंस्टिंक्टिवली विदाउट द नीड ऑफ कॉन्शियस रीजनिंग। यानी आप इल्हाम हो जाना, बैठे बैठे आपके दिलो दिमाग के अंदर आ जाना, इसमें आपकी जो कॉन्शियस रीजनिंग है वो इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये रोमांटिसिज्म है ये एज ऑफ सेंसिबिलिटी के बाद आया। जो ये थी उसमें जितना कुछ भी आपके पास था, जितना वर्क होता था, सारा आपके पास रीजन्स पे होता था, लॉजिक्स पे होता था। लेकिन यहाँ पे इंट्यूशंस, आपके जहन में जो ख्याल आया आप उसको लिटरेचर के अंदर लेके आ सकते हैं। तो ये इंट्यूशन का कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोमांटिसिज्म में। थर्ड वन स्टूडेंट्स आइडियलिज्म। स्टूडेंट आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर डिफरेंट होता है। अगर हम लिटरेचर में यहाँ पे देखें तो लिटरेचर में अगर देखा जाए तो मैन हैज़ 2 फेसेस, वन इज़ द स्पिरिचुअल एंड सेकंड इज़ द मटेरियल। एक स्पिरिचुअल हो सकता है और एक मटेरियल हो सकता है। तो स्टूडेंट टू बी अ आइडियलिस्ट, इसमें अगर हम आइडियलिस्ट लिटरेचर में देखा जाए, व्हेन अ मैन एम्फसाइज ऑन द रियलाइजेशन ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ। जब एक इंसान अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे एम्फसाइज करे, उसकी रियलाइजेशन पे एम्फसाइज करे, तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें वो आइडियलिज्म में आता है। इसमें आप कह सकते हैं कि माइंड एंड सोल आर प्रेफर्ड ऑन द मैटर एंड द बॉडी। तो जो माइंड है, सोल है, उसको प्रेफर किया जाता है मैटर और बॉडी पे। पहले जो एजेस थे हमारे पास वो मटेरियलिस्टिक एज थी, एज ऑफ सेंसिबिलिटी में सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देखा जाता था। लेकिन ये आइडियलिज्म है, इसमें देखा जाता है कि आप स्पिरिचुअली क्या हैं, स्पिरिचुअली कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। उसके बाद इंस्पायरेशन आ जाती है। इसमें आपके पास होता है कि थिंकिंग और द इमेजिनेशन, यानी आप किसी चीज़ को देखते हैं, किसी गोल को देखते हैं तो उनसे जो आप इंस्पायर होते हैं, मुतासर होते हैं, इंस्पायरेशन मिलती है, तो वो रोमांटिसिज्म में आ जाती है। लास्ट स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आ जाती है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी में क्या है स्टूडेंट? इसमें इस एज के अंदर पर्सनल रिलेशनशिप विद नेचर, यानी अपने एक इंसान के पर्सनल रिलेशनशिप को, पर्सनल इमोशन को, पर्सनल एथिक्स को वैल्यू किया जाता है। तो ये जो स्टूडेंट 5 टर्म थी जिसमें आप रोमांटिसिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट जो रोमांटिसिज्म है स्टूडेंट, इसकी रीजंस क्या हैं, ये कौन सी रीज़न थी, किन रीजंस के बाद रोमांटिसिज्म आया? इट इज़ द एज आफ्टर द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ये एज ऑफ सेंसिबिलिटी के बाद आया। अब एज ऑफ सेंसिबिलिटी क्या था? एज ऑफ सेंसिबिलिटी के अंदर फॉर्म इज मोर इम्पोर्टेंट देन सब्सटेंस, यानी आपके पास जो चीज़ है, जो मटेरियल है, उसको नहीं देखा जाता, सिर्फ उसकी फॉर्म को देखा जाता था। यानी कम्प्लीटली आपके पास जो एज है वो आर्टिफिशियल है। नो सिंपैथी फॉर द हम्बलर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ,
नो लव फॉर द नेचर, इंटेलिजेंस इज एवरीथिंग, एग्जैक्टनेस, प्रिसाइज, क्लैरिटी, दैट्स एवरीथिंग। तो ये वाली जो कॉन्सेप्ट थे ये आपके पास एज ऑफ सेंसिबिलिटी में थे। इन तमाम कॉन्सेप्ट्स ने इंसान को एक मशीन की तरह कर दिया था, तो जिसके बाद से यहाँ पे एक रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट हुई। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, स्टूडेंट पीछे रहा है 18th सेंचुरी के अंदर। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक अप्रोच हो चुकी थी। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका, जॉर्ज वन स्टूडेंट इनका किंग था इस दौर के अंदर। तो उसके जो रूल में अमेरिका यहाँ पे आज़ाद हो जाता है। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से तो ये तमाम सारी चीज़ें थी, बैकग्राउंड थी जो कि रोमांटिसिज्म या रोमांटिक मूवमेंट जो स्टार्ट हुई है उसकी वजूहत। नाउ वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोमांटिक एज। रोमांटिसिज्म स्टूडेंट्स इज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द आर्टिफिशियल सीडो और द क्लासिकल एरा। जो हमने पीछे एज ऑफ सेंसिबिलिटी देखी है, मटीरियलिज्म देखा है, मशीनरीज देखी हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मनी, ये सारा कुछ इसके अगेंस्ट आया है। इज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट ऑल ऑफ दीज। अगर इसकी हम सिंपल ओवरव्यू देखें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो इसमें इंडिविजुअलिटी, डेमोक्रेसी, पर्सनल फ्रीडम को किया गया है, स्पिरिचुअल और द सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को देखा गया है। अब जो पीछे एज गुजर के गई थी उसमें सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था, यानी सुपर नेचुरल चीज़ों को प्रेफर नहीं किया जाता था। उसमें तमाम चीज़ें लॉजिक्स और बेस्ड के ऊपर, लॉजिक रीजन के ऊपर बेस्ड करती थी। उसके बाद नेचर एज अ टीचर, इंटरेस्ट इन द पास्ट हिस्ट्री, एंशिएंट ग्रीक और द रोमन एलिमेंट्स पे, सेलिब्रेशन ऑफ द सिंपल लाइफ। इसमें स्टूडेंट ये होता था कि सिंपल लाइफ को सेलिब्रेट किया जाता था। छोटी छोटी जिस तरह आपके पास खुशियाँ आती है, छोटी छोटी हैप्पीनेस आती है, उनको एंजॉय किया जाता था। लेकिन जो रोमांटिक एज थी उसने इंसान को जो पीछे वाली एज हमारे पास एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, उसने इंसान को एक मशीन की तरह बना दिया था। जस्ट वो मटीरियलिस्टिक था और पैसे के बारे में सोचता था। इंटरेस्ट इन द रस्टिक और पेस्टरल लाइफ, जो आपकी देहाती है, आपकी जो लोकल लाइफ है, उसके अंदर इंटरेस्ट है। स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है इंटरेस्ट इन द फोक ट्रेडिशन, जो उनकी लोकल ट्रेडिशन है। स्टूडेंट जो फोक ट्रेडिशन है वो बेसिकली हमेशा जो आपके पास मिडिल आपका सोसाइटी होती है, मिडिल क्लास होती है, उनकी तरफ से आता है। तो उनके अंदर इंटरेस्ट हुआ। यूज़ ऑफ द कॉमन लैंग्वेज, यूज़ ऑफ द कॉमन सब्जेक्ट्स, आइडियलाइज वूमेन, जो औरतें हैं उनके ऊपर भी किया गया, उनको भी प्रेफर किया गया। फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ द पर्सोनिफिकेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ था। एग्जामिनेशन ऑफ द पोइट्स इनर फीलिंग, तो जो पोइट की इनर फीलिंग थी, एक आपके पास जो इनर एहसासात होते हैं, जज्बात होते हैं, आपकी तमाम चीज़ें, उनको एग्जामिन किया गया इस एज के अंदर। इस एज के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है द प्रिल्यूड, सैमुअल टेलर कॉलेज का वर्क है कुबला खान एंड डिजेक्शन एंड ओड है। Among typical romantic traits are appear in all three poems are following। माना जाता है कि जो टिपिकल रोमांटिक ट्रेड्स हैं ये 3 पोएम्स के अंदर आपको बेसिकली मिल जाती हैं, यानी पूरी रोमांटिक एज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन 3 पोएम के अंदर आपको मिल जाएंगी, इन 3 वर्क्स के अंदर। इनमें क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एन एम्फसाइज ऑन द ह्यूमैनिटीज रिलेशनशिप विद नेचर, जो इंसान का रिलेशनशिप है नेचर के साथ, फितरत के साथ, कुदरत के साथ, उस पर जोर दिया गया है। एम्फसाइज ऑन द फ्रीक्वेंट ब्यूटी ऑफ द नेचर, फितरत की खूबसूरती के ऊपर। एम्फासाइज ऑन द नेचर्स बेनिफिशेंट इन्फ्लुएंस ऑन द ह्यूमैनिटी, जो कुदरत की, जो नेचर की जो बेनिफिशेंट्स है, इन्फ्लुएंस है, जो एडवांटेजेस है इंसानियत के लिए, उन पे उनको एम्फासाइज किया गया है। एम्फासाइज ऑन अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल इमोशंस। नाउ वी विल डिस्कस द लव ऑफ नेचर इन रोमांटिसिज्म। जो रोमांटिक एज है उसमें नेचर का क्या रोल है? बेसिकली स्टूडेंट जो रोमांटिक एज है उसमें सारी की सारी नेचर के ऊपर बेस करती है, लव फॉर द नेचर। अब नेचर इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स में इसको लिया जाता है उसको डिस्कस करेंगे। नेचर वाज नॉट ओनली अप्रिशिएटेड फॉर इट्स विजुअल ब्यूटी, उसको सिर्फ अपने अपेयरेंस की वजह से उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, बट आल्सो रेवर्ड फॉर इट्स एबिलिटी टू हेल्प द अर्बन मैन फाइंड इट्स ट्रू आइडेंटिटी। जो शहरी लोग हैं, यानी आपको जैसे बताया कि पिछली एज के अंदर हम्बलर एस्पेक्ट जो थे वो ख़त्म हो चुके थे, इसमें कोई सिंपैथी नहीं थी। अब जो अर्बन मैन है, जो शहरी हैं, उनको अपनी ट्रू आइडेंटिटी देने के लिए जो फितरत है उनको रेवर्ट किया जाता है, उनको प्रेफर किया जाता है, जो कि काम करती है। स्टूडेंट लव ऑफ नेचर को हम देखेंगे कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है और दूसरे जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, पोइट्स हैं इस एज के अंदर, उनके वर्क्स में जो नेचर है उनको किस पैराई में लिया गया है, किस कॉन्सेप्ट्स में लिया गया है। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ही कंसीव्ड ऑफ नेचर एज अ लिविंग पर्सनैलिटी। इसमें नेचर एज अ लिविंग पर्सनैलिटी क्या किया है? इसमें स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इसमें ये है कि अ डिवाइन स्पिरिट प्रिवेडिंग ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द नेचर, यानी इनका मानना है कि कोई डिवाइन स्पिरिट है जो कि नेचर की जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन तमाम सारी के अंदर प्रिवेड कर चुकी है, जो उनके अंदर दाखिल हो चुकी है, उनके अंदर समो चुकी है। तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास पैंथीसिज्म,
पैंथीसिज्म क्या कहता है कि गॉड विद द यूनिवर्स, यानी इनका कॉन्सेप्ट था कि जो गॉड है विद द यूनिवर्स, नेचर के अंदर तमाम गॉड है, यानी गॉड के जो एस्पेक्ट्स हैं, मैनिफेस्टेशन ऑफ द गॉड है, वो हमें नेचर के अंदर मिलती है। इस वजह से उन्होंने कहा है कि नेचर एज अ लिविंग पर्सनैलिटी। तो इसमें एक कहा जा सकता है कि रियलिटी इज आइडेंटिकल विद द डिवाइनिटी, यानी डिवाइन चीज़ें हैं, जो रियलिटी है उन्हीं के साथ चीज़ें मिलती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है टेंटन एबे में मिलता है और द प्रील्यूड में मिलता है। इसको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। यहाँ पे नेचर एज अ एक्सरसाइजिंग अ हीलिंग इन्फ्लुएंस ऑन सोरो स्ट्राइकन हार्ट्स, यानी जो आपके पास नेचर है वो हीलिंग का काम करती है। आपको समझ लें ह्यूमन हार्ट्स, यानी जो ह्यूमन हार्ट है उनको सुकून मिलता है। यानी अगर आप सिंपली नेचुरल फिनोमेनाज में नेचुरल जगह पे किसी अच्छी जगह पे चले जाएं तो वहाँ पे आप बैठेंगे तो आपके दिल को सुकून मिलता है। तो ये आपके कुछ जो नेचुरल विजुअल एस्पेक्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट इसमें किया गया है। उसके बाद स्टूडेंट इसको कहा गया है ही स्पिरिचुअलाइज एंड एम्फसाइज द मॉरल इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें स्पिरिचुअलाइज किया गया, जैसे कि ऊपर वाले कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम इसको रिलेट करें लिविंग पर्सनैलिटी के साथ, तो इसमें कहा जाता है कि जो नेचर है ये हमारा एज अ मॉरल टीचर भी है, मदर भी है, फादर भी है, गार्डियन भी है, नर्स भी है। यानी आपकी जो इन्फ्लुएंस है हील करती है, आपको ये तमाम चीज़ें ऐसा है कि रोल प्ले कर रही होती है नेचर के अंदर। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये बताया जाता है कि द म्यूचुअल कॉन्शियसनेस है, यानी इंसान के अंदर और नेचर के अंदर इनके दरमियान रिलेशन है। देयर इज अ मीन सोल कम्युनिकेशन विद द नेचर। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखेंगे इमोशन वर्सेस रैशनैलिटी। तो रैशनैलिटी क्या है, इमोशंस क्या है। जो हमारे पास रैशनैलिटी है आप इसको सिंपली समझ लेंगे अकॉर्डेंस विद लॉजिक्स एंड रीजंस। अगर आपके पास लॉजिक्स हैं, रीजंस हैं, दैट्स द रैशनल अप्रोच। ये वाली जो सारी की सारी हमारे पास चीज़ें हैं हमें एरिया ऑफ सेंसिबिलिटी में मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, इमोशंस को प्रेफर किया गया है। रोमांटिसिज्म प्लेज द ह्यूमन इमोशन, फीलिंग, इंस्टिंक्ट एंड इंट्यूशन अबाउट एवरीथिंग एल्स। यानी रैशनैलिटी को हमने यहाँ पे नहीं देखा, हमने कॉजेज़ को नहीं देखा, हमने रीजंस को नहीं देखना, हमने इफेक्ट्स को नहीं देखना। हमने क्या देखना है, एक इंसान के इमोशंस को, फीलिंग्स को और इंस्टिंक्ट्स को देखना है। While the poet in the era of rationality adhered to prevalent rules and regulation while selecting a subject and writing about it and focused on the rationality and intellect। वहाँ पे स्टूडेंट क्या होता था कि एक हम पॉइंट एक टॉपिक लेते थे, टॉपिक एक ही होता था, उसी पे सोचना है, उसी पे डिस्कस करना है, उसी पे लिखना है। तो जो यहाँ पे अप्रोच है वो इमोशंस है, हर इंसान की अपनी फीलिंग है, जो चाहे वो कर सकता है, जो लिखना चाहे वो लिख सकता है। तो ये वाली अप्रोच है। दिस बिलीफ कैन बी कन्फर्म फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द पोएट्री बाय द विलियम वर्ड्सवर्थ वेयर ही सेज दैट पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स। अभी स्टूडेंट यहाँ पे जो पोएट्री की डेफिनेशन की गई है उससे हमें पता चलता है कि बेसिकली व्हाट इज़ द सोल ऑफ द पोएट्री। यानी इन्होंने कहा है कि पोएट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, यानी एक खुद ब खुद निकल जाने वाले पावरफुल थाट्स हैं, फीलिंग्स हैं जो कि अचानक निकल जाते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर होती है कि इसमें हमें किसी फॉर्म की, किसी रूल्स की, कोई ख़ास स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो नहीं करना पड़ता। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है हमारे पास। बट इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स। नेक्स्ट स्टूडेंट आर्टिस्ट द क्रिएटर। जो आर्टिस्ट का स्टूडेंट यहाँ पे स्टेटस था वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका था। एज ऑफ सेंसिबिलिटी में जो एज ऑफ पोप है उसमें आर्टिस्ट का कॉन्सेप्ट और था, उसका स्टेटस और था, लेकिन यहाँ पे और था। The romantic period emphasized on the human emotions, the position of the artist or the poet also gained supremacy। तो इनको भी क्या गया, सुप्रीम जो है इनकी पोजीशन होगी। In the earlier time, the artist was seen as a person who imitated the external world through his art। जो पिछले टाइम है, जो पिछले एजेस गुजर गई हैं उसमें आर्टिस्ट को देखा जाता था कि बस ये बाहर वाला काम देखता है, बाहर वाला काम देखने के बाद उसको अपने आर्ट के जरिए इमिटेट कर देता है, नकल कर देता है, यानी इसकी कोई अपनी स्किल्स नहीं है। लेकिन इन दिस era artist was an extremely individualistic creator whose creative spirit was more important than strict adherence to formal rules and tradition procedures। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो फॉर्मल रूल्स है और ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स हैं उनको उसमें क्या किया जाता था कि फॉलो नहीं किया जाता था। एक आर्टिस्ट की अपनी एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच थी कि वो जो चाहे उसको क्रिएट कर सकता था। Artist definition was mooted in the Romantic era, and poet on the painter was seen as a creator of something which reflected his individuality and emotion। तो जो आर्टिस्ट है वो अपनी ही इमोशंस को, अपनी ही फीलिंग्स को पेंट करता है। The romantic perception of the artist as a creator is the best encapsulated by the Capuchin David Frederick, who remarked that
द आर्टिस्ट फीलिंग इज हिज लॉ। तो इसका जो फीलिंग है, आर्टिस्ट की फीलिंग है, वही इसका कानून है। यानी वो जो आउटर कोई भी हमारे पास रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं करता था, जो उसकी अपनी फीलिंग है वही उसका कानून है। तो ये आर्टिस्ट है इसमें। उसके बाद नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट। द रोमांटिक्स borrowed heavily from the folk and popular local art। इनकी जो चीज़ें हैं, इनके कस्टम्स हैं, उनके ट्रेडिशंस हैं, उनसे लिया गया है। यानी जो मैंने आपको पहले बताया कि ये तमाम जो चीज़ें होती हैं ये मिडिल क्लास सोसाइटी की तरफ से आती हैं। जब मिडिल क्लास के साथ आप उसको नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट पे ले जाएं तो एक नेशनल स्पिरिट तमाम लोगों के अंदर आ जाती है। ड्यूरिंग द अर्लियर एराज लिटरेचर एंड आर्ट वर कंसिडर टू बिलोंग टू द हाई क्लास एजुकेटेड पीपल्स एंड लोअर क्लास वर नॉट कंसिडर फिट टू जॉय देम। पहले जितना भी लिटरेचर होता था वो हाई क्लास यानी रॉयल्स फैमिली के लिए लिखा जाता था, एलीट क्लास के लिए लिखा जाता था। जो लोअर फैमिली थी ना तो वो इंटरेस्टेड होती थी ना उनको एंजॉय कर सकते थे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज, उनके जो थीम थे वो उनके अकॉर्डिंग होते नहीं थे। वो सारे एलीट क्लास और रॉयल फैमिली की तरह के होते थे। आल्सो द लैंग्वेज यूज इन द वर्क यूज टू बी हाईली lyrical which was totally different from what was spoken by the people। जो आम लोग हैं उनकी जो ज़ुबान थी उसमें तो जो लिटरेचर तो मिलता ही नहीं था, हाईली lyrical था, जो कि एलीट क्लास और रॉयल फैमिलीज़ के अंदर होता था। स्टूडेंट रोमांटिक्स आर्टिक्स took no shame for being influenced by the folk and that had been created by the masses of the common people। स्टूडेंट इनको कोई यानी शर्म नहीं थी, यानी ये नहीं है कि ये अशेम फील करते थे या कहते थे कि जनाब हम मिडिल क्लास की जो चीज़ें हैं उसको हम अप्रोच कर रहे हैं। इसमें एक स्पिरिट आ चुकी थी कि जो अपनी कौमी चीज़ें हैं, अपने कस्टम्स हैं, अपनी ट्रेडिशन है, उनको फॉलो करते थे। इंटरेस्टेड एंड फोकस अपॉन डेवलपिंग द कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशन, ये तमाम जो चीज़ें हैं अपनी कंट्री को, इनको इन्होंने अप्रोच किया और इसको सेकंड किया। Also, the language used in the romantic poems was simple and easy to understand by the masses। जो इसके अंदर लैंग्वेज यूज़ की वो भी आम लोगों के समझने वाली थी। उसके बाद एक्सोटिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है। स्टूडेंट एक्सोटिज्म क्या है? एक्सोटिज्म स्टूडेंट हमारे पास होता है चार्म ऑफ अनफेमिलियर। इसको आप लिख लें, चार्म ऑफ अनफेमिलियर। यानी अनफेमिलियर वो चीज़ें होती हैं जो दूर दराज की होती हैं या फॉरेनर होती हैं, उनका भी कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे मिलता है। अलॉन्ग विद द नेशनलिज्म, रोमांटिक्स डेवलप द लव ऑफ द एक्सोटिक। Hence, far off and mysterious location were depicted in many of the artists' work from the period। यानी far off, दूर दराज की, mysterious आपके पास जो हैरत अंगेज चीज़ें हैं उनको भी इस लिटरेचर के अंदर मिलता है, उनका थीम मिलता है, उसकी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रोमांटिक एज के अंदर मिलती है। लेकिन स्टूडेंट ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये नेशनलिज्म के ख़िलाफ़ नहीं है, यानी अपोजिट नहीं है, नॉट एग्जैक्टली अपोजिट टू द रोमांटिक आइडियल। एक होता है कि आप अपनी ही कौमी चीज़ों को, अपनी ही कंट्री की चीज़ों को प्रेफर करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत जो हमारे पास एक्जोटिक चीज़ें हैं, जो फार ऑफ माइस्टीरियस लोकेशंस है, उनको भी प्रेफर किया गया है। Exotism is also one of the most prominent characteristics in art along with the sentimentality and spirituality। स्टूडेंट लास्ट में हमारे पास आ जाता है सुपरनेचुरल। सुपरनेचुरल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। Another characteristic of this movement is the belief in the supernatural। एज ऑफ सेंसिबिलिटी में स्टूडेंट जो सुपरनेचुरल कॉन्सेप्ट है वो हमें एलिजाबेथन एज के अंदर मिलता है। उसके बाद एज ऑफ सेंसिबिलिटी में कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। अब दोबारा जो सुपरनेचुरल कॉन्सेप्ट है हमें ये रोमांटिक्स में मिलता है। रोमांटिक्स वर इंटरेस्टेड इन द सुपरनेचुरल एंड इंक्लूडेड इट इन द वर्क। अब कॉलेज का जो वर्क है कुबला खान, उसके अंदर में मिलता है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर्स, उसके अंदर में मिलता है, और द ला बेला डैम सेंस मर्सी। तो स्टूडेंट इन तमाम वर्क के अंदर में सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट भी हमें मिलते हैं।